I hope you all are very good at home. And today here we are starting chapter number 11. Topic is economic development. Economic development means आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना, आर्थिक व्यवस्था को सुधारना. As we see, the people work to earn. कमाने के लिए जो लोग हैं वो काम करते हैं. And they adopt different types of occupations and services. Some have the agriculture and some are depend their own business and industries and some are doing some services also. और कुछ लोग होते हैं कि जो कि अपने खुद के व्यापार, खुद का उनका बिजनेस होता है, कुछ दूसरी सर्विसेज करते हैं. तो लाइक द पीपल्स आर डूइंग डिफरेंट वर्क टू अर्न मनी. तो इस तरह से लोग ये वो अलग अलग तरह का काम करते हैं इनकम कमाने के लिए. तो इस तरह से जो हर एक व्यक्ति जो इनकम करता है, ओके, हर एक व्यक्ति जो कि अर्निंग कर रहा है, पीपल अर्न थ्रू their production and some people earn through services. तो if the entire income is added, तो इस तरह से जो population, जितनी भी population है, जितने भी लोग अर्न करते हैं through anyway, किसी भी तरीके से अगर वो अर्न करते हैं, तो इस तरह से अगर पूरी इनकम को ऐड कर लिया जाएगा तो इट इज नोन एज द नेशनल इनकम. उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम. तो जो नेशनल इनकम होगी उसको हम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो उसका जो डिवाइडर आएगा दैट इज नॉन एज द पर मोस्टली ऑन द नेसेसिटीज. और इस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसमें जो फोकस होता है वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है. तो मेन द नेसेसिटीज आर फूड, क्लॉथ, हाउस, हेल्थ एंड एजुकेशन इन अ डेवलपिंग नेशन. तो बिफोर 1947 इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल. जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 से पहले तो जो हमारा इंडिया था वो ब्रिटिश रूल के अंडर में था. तो द ब्रिटिश प्लंडर्ड, तो जो हमारी कंट्री की जितनी भी जो भी वेल्थ थी, जो रिचनेस थी, ओके, वो सारी पूरी तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से प्लंडर, मतलब कि यहाँ से हमारे यहाँ से निर्दयता से पूरी जो भी नेचुरल जो इतने भी जो रिसोर्सेज थे उन सबको पूरी तरह से यहाँ से प्लंडर मतलब कि लूट करके ले जा चुके थे. देयर रूल गेव अ सवर जोल्ट टू द डोमेस्टिक इकोनॉमिक ऑफ इंडिया. तो इस तरह से हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई, खराब, मतलब कि बहुत ज़्यादा डगमगा गई. द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वॉज टू यूज़ इंडिया एज अ वास्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड्स. तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी कि हमारे यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जितना भी रॉ मटेरियल है, उस सारे रॉ मटेरियल को वो कलेक्ट करके यहाँ पर से कि इन द लो प्राइस में यहाँ से खरीद करके ले जाते थे और उसको फिनिश्ड गुड के रूप में अपनी खुद की कंट्री के मार्केट में और फिर हमारी ही कंट्री के मार्केट में ला करके उसको बेचते थे. तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन होती हुई. इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री. एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से जाना जाता है इंडिया को. हियर द पीपल ऑफ 60% पॉपुलेशन, यहाँ पर जो 60 जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 60% जो लोग हैं वो किसके ऊपर बेस्ड करते हैं या किस में एंगेज रहते हैं? एग्रीकल्चर में एंगेज रहते हैं. हैंस इट इज इसेंशियल टू नो द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. तो इसलिए हमको यहाँ की जो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में जानना जरूरी है. टॉपिक इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है या फिर कैसे किया जा सकता है? एज वी नो एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बेस करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है. बिकॉज द जीडीपी, जो इंडियन जीडीपी है उसमें 26% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है? एग्रीकल्चर का होता है. जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि इंडिया में जितना भी जो गुड्स और सर्विस जितनी भी प्रोडक्ट होती है वो कहलाती है जीडीपी, इंडियन जीडीपी. तो जो इंडिया का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से 26% है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है. बिकॉज दिस इंडियन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो इंडियन एग्रीकल्चर में जो भी प्रोड्यूस होता है उससे बहुत सारी इंडियन जो इंडस्ट्रीज है वो वर्क करती है. इंडियन जो इंडस्ट्रीज है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहती है, क्योंकि एग्रीकल्चर के थ्रू ही उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो रॉ मटेरियल है उन इंडस्ट्रीज को मिलता है. तो जैसे कि प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी आर द इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर में ही माना जाएगा प्लांटेशन को. जो एग्रीकल्चर जो हम खेती करते हैं वो, उसके अलावा प्लांटेशन की जो क्रॉप्स होती है वो, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को पालना, और फिशरीज जो मछली
डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस तरह का एग्रीकल्चर होता है और किस मात्रा में हो पाएगा. दिस ऑल आर डिपेंड ऑन दिस ऑल. Importance of agriculture. As we know, the vast part of Indian population का एक बहुत बड़ी मात्रा में जो हिस्सा है वो कितने एंगेज इन एग्रीकल्चर. सारे लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं या फिर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर. एज दे अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर, दे got food grains, income and employment from this agriculture. We get raw materials for industries और इसी एग्रीकल्चर के थ्रू हमको रॉ मटेरियल भी मिलता है. With the crop produce, the farmer get income which lift their lifestyle. और इन क्रॉप्स के अलावा जो फार्मर्स हैं उनको इनकम भी होती है थ्रू दिस एग्रीकल्चर. ओके, एंड दिस इनकम हेल्प्स टू राइज देयर लाइफ स्टाइल. उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको बढ़ाने में भी उससे जो इनकम होती है उन्हीं से उनको हेल्प मिलती है. एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट इवन इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. इवन टुडे आर एग्रीकल्चर सोलली डिपेंड्स ऑन मानसून. ओके, एंड एज वी नो जो एग्रीकल्चर है वो हर एक इंडिया के हर एक पार्ट में एक जैसा नहीं होता. कहीं पर बहुत अच्छी खेती होती है तो कहीं पर कम खेती होती है. जैसे कि डेजर्ट जैसा एरिया में अगर हम चाहें कि अच्छी एग्रीकल्चर हो जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल. एंड मोस्टली इन आर इंडिया दिस ऑल एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन मानसून. जो मानसून होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ड्यू टू द नेचुरल डिफरेंस like nature of land, climate, irrigation facilities, the farmers opted for different agriculture. तो इस तरह से जो different नेचुरल जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर्स में भी डिफरेंस आता है. तो सो अकॉर्डिंग टू इट देयर आर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. इसी के बेस पर जब हम चलते हैं तो वहाँ पर अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर्स भी लोगों को करनी पड़ती है. तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर: सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एंड इंटेंसिव. ओके, एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. व्हाट इज द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? मोस्ट ऑफ द फार्मर इन इंडिया स्टिल यूज ट्रेडिशनल टूल्स फॉर फार्मिंग. They cannot make use of refined seeds, fertilizers and pesticides due to financial condition and it affects production. Sustainable agriculture में क्या होता है कि जो farmers होते हैं वो उनके पुराने जो tools होते हैं, पुराने जो methods होते हैं और उन्हीं का यूज करके वो फार्मिंग करते हैं. Okay, they cannot use the pesticides and the good quality of सीड्स उनका यूज नहीं करते हैं और मॉडर्न जो टूल्स होते हैं उनका भी यूज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन. क्योंकि उन सब चीज़ों को यूज करने के लिए जो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है. देयर फूड प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स ओनली. और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसमें जो भी उनका प्रोडक्शन होता है, जो भी उनका ग्रो होता है वो सिर्फ उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा कंज्यूम हो पाता है. तो इसका मतलब ये है कि वो जो जितना कंज्यूम हो पाता है अगर उतना ही वो ग्रो करेंगे, उतना ही वो प्रोडक्ट करेंगे. उनकी इनकम के लिए उनको मतलब कि लाइफ स्टाइल को और आगे बढ़ाने के लिए या फिर सेविंग के लिए उनके पास कुछ भी प्रोडक्शन. एविडेंस: पीपल मेक लैंड वर्थ कल्टिवेशन बाय कटिंग ट्रीज एंड बर्निंग इट्स स्टेम एंड रूट्स. जो एग्रीकल्चर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में जो फॉरेस्ट जो एरिया होता है वहाँ के एक पेज को मतलब कि एक एरिया को कटिंग द ट्रीज, वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं उस फॉरेस्ट को जो ट्रीज होते हैं उसको काट करके उसके बाद उनको जला करके वो पूरे एरिया को क्लियर कर देते हैं और उसको क्लियर करने के बाद वहाँ पर वो खेती करते हैं. कुछ साल तक वहाँ पर खेती करेंगे. आफ्टर सम टाइम दे शिफ्ट देयर एग्रीकल्चर अनदर प्लेस. कुछ समय के बाद फिर वो वहाँ से मूव कर जाएंगे, उस जगह को छोड़ देंगे और दूसरी जगह पर जा करके खेती करने लगेंगे. दिस इज नोन एज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिस्करेज. इसको मतलब कि ज़्यादा करेज में ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया जाता है. बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर द फॉरेस्ट आर बेडली अफेक्ट. बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. जो फॉरेस्ट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़त्म कर दिया जाता है और उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है. इसलिए इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. नेक्स्ट इज प्लांटेशन. नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर है वो कौन सी है? प्लांटेशन. प्लांटेशन में वो क्रॉप्स आएंगी जो कि डायरेक्ट इनकम के लिए जो उगाई जाती है.
like tea, coffee, rubber and tobacco. These are the plantation crops. Plantation agriculture. Plantation agriculture means planting trees or bushes which give yield over a period of few years. Okay, ऐसी प्लांटेशन मतलब कि ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करना जो कि कुछ सालों के बाद वो अपना रिजल्ट देते हैं. दे रिक्वायर इफिशिएंट एंड साइंटिफिक मेथड टू कल्टीवेशन. और उनको कल्टीवेट करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स की जरूरत पड़ती है. बट चीप लोकल लेबर एंड वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग फैसिलिटीज. लेकिन उनको प्लांटेशन जो क्रॉप्स होती है उनको उगाने में चीप मतलब कि बहुत कम खर्चा आता है और इसी इन फसलों की वर्ल्ड वाइड डिमांड होती है. मतलब कि दुनिया में हर एक कंट्री में वर्ल्ड वाइड मतलब कि पूरी दुनिया की बहुत सारे पार्ट्स में उन सारी चीज़ों की डिमांड होती है. And plantation is the large unit produce a single crop on a scale that resemble factory production. और जो प्लांटेशन में जो क्रॉप्स होती हैं उन क्रॉप्स को फैक्ट्रीज वगैरह में यूज करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज स्केल में उसको उगाया जाता है. लाइक रबर, टी, कॉफी, इन सबको हम प्लांटेशन क्रॉप्स में काउंट करेंगे. नेक्स्ट इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर. इन द इंटेंसिव एग्रीकल्चर व्हाट हैपन? By the use of irrigation facilities, fertilizer, pesticide farming on the single land, continuously land and many times in a year is called intensive agriculture. सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके एंड अच्छी क्वालिटी का जो सीड्स होता है उसको यूज़ करके जो अच्छी मात्रा में बहुत सालों तक उन फसल को उगाया जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है ताकि वो जो फैमिली को मतलब कि प्रोड्यूस कर रही है उस फैमिली को वो यूज़ भी कर ले और उसके बाद उसमें जो बची हुई जो फसल होती है उनको वो बेच करके अर्न भी कर लेते हैं. तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑन स्मॉल लैंड मोर प्रोडक्शन. तो इसमें क्या होता है कि छोटे से अच्छे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, गुड क्वालिटी का सीड्स को यूज़ करके, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके वो छोटे जो स्मॉल लैंड एरिया होता है उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में फसल को उगा लेते हैं. तो दिस इज नॉन एज द इंटेंसिव एग्रीकल्चर. एंड एज वी नो इंडिया इज द सेल्फ डिपेंड इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. जो इंडिया है वो फूड ग्रेन्स में फसल को उगाने में खुद के ऊपर डिपेंड है. उसको किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. इन आवर कंट्री वेरियस प्लांट. हमारी कंट्री में बहुत सारे प्लांट अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फाइबर्स, ग्रेन्स, बेवरेज का मतलब होता है कि जो पीने के लायक होता है, टी और कॉफी. एंड कैश क्रॉप्स आर प्रोड्यूस. और कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होगी जिसको कि डायरेक्ट उस फसल को बेचने से इनकम होती है. तो दिस सेल्फ डिपेंडेंस इज ऑल ड्यू टू द प्लांटेशन इंटेंसिव एग्रीकल्चर. तो ये सारा प्लांटेशन और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के थ्रू पॉसिबल है. यूज ऑफ लेटेस्ट टूल्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, अच्छी क्वालिटी का सीड्स, अच्छे टूल्स का होना, ओके, और अच्छे क्वालिटी का मैनर मतलब कि जो फर्टिलाइजर्स है उसका होना, पेस्टिसाइड्स का होना. तो ये सारी चीज़ों का होना जरूरी ताकि अच्छे से खेती एग्रीकल्चर हो सके. टुडे वी आर सेकेंड टू चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट. ओके, तो इन टुडेज कंडीशन आज हमारी पोजीशन सेकेंड नंबर पर है चाइना के बाद में व्हीट और राइस के प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इन फैक्ट वी कैन से डेवलप्ड कंट्री शुड नॉट बी डिपेंड फॉर फूड ग्रेन्स ऑन इटसेल्फ. अगर एक कंट्री फूड ग्रेन्स के लिए सिर्फ अपने आप पे डिपेंड है तो उसको हम डेवलप नहीं कह सकते. ओके, वी कैन से डेवलप्ड कंट्री व्हेन इट एक्सपोर्ट टू. अगर वो अपना जो फूड ग्रेन्स है उसको खुद के ऊपर डिपेंड है और उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज को अगर वो एक्सपोर्ट करती है देन वी कैन से द डेवलप. टू इंक्रीज द नेशनल इनकम. अगर नेशनल इनकम को हमको बढ़ाना है तो हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करना होगा. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब होगा? जब जो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से जब दूसरी कंट्री में जाता है तो उन्हीं सारे फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए जो इंडस्ट्रीज है वो हमारी खुद की कंट्रीज में होनी चाहिए. तो जो इंडस्ट्रीज है वो डिपेंड करती है बहुत सारे रॉ मटेरियल पर और वो रॉ मटेरियल है वो हमको किससे मिलता है? थ्रू द एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में इतना हमको ग्रो करना है, इतना प्रोड्यूस करना है कि वो हमारी खुद की कंट्री के काम में आ जाए, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज के भी काम आ जाए, उसके बाद भी हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें. वो भी इंडस्ट्रीज में हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज में ही होना चाहिए. दिस इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. तो उससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज अगर हमारी कंट्री में है तो
जो लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं, उनको उन्हीं की कंट्री में जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट रोजगार भी मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग, depends on agriculture is reduced and foreign income is earned from the export of manufactured goods। और उन चीज़ों का जो मैन्युफैक्चर अगर हम खुद ही करेंगे अगर दूसरी कंट्री को देने की बजाय, और उनको अगर हम दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो जो अर्न होगी फॉरेन कंट्री से, वो अर्न भी हमारी नेशनल इनकम को इम्प्रूव करेगी। दिस इंडस्ट्री डेवलपमेंट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रीज का अगर डेवलपमेंट होता है तो उससे यहाँ के लोगों का भी जो प्रॉस्पेरिटी, उनकी भी समृद्धि होती है। तो लाइक दैट इफ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रीज, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। जो इंडस्ट्रीज है वो टू टाइप्स की होती है, एक तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। डिस्कस्ड द इंडस्ट्रीज आर large scale industries and small scale industries. So at first we will discuss about the large scale industries. They are based on the agriculture based पर जो large scale industries हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो agriculture based पर जो industries हैं वो सारे डिपेंड करती है एग्रीकल्चर से जो उनको रॉ मटेरियल मिलता है उसके ऊपर, जैसे कि शुगर मिल जो होती है, ओके, और टेक्सटाइल मिल जो होती है जिसमें कपड़ा बनता है, जिसमें शुगर बनती है, पल्सेस की भी बहुत बड़ी बड़ी मिलें होती हैं। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है वो बेस्ड करती है एग्रीकल्चर पर, जो एग्रीकल्चर से जो उनको रॉ मटेरियल मिलता है। तो टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, वुलन क्लॉथ, शुगर एंड ऑयल्स आर द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर। फॉर सेंचुरीज इंडिया वॉज नोन फॉर द कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स। सालों से जो इंडिया है वो कॉटन और सिल्क का जो फैब्रिक होता है, जो कपड़ा होता है, उसके लिए जाना जाता है। इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉटन क्लॉथ इन रेडीमेड फॉर्म्स। इंडिया से जो कॉटन जो उगाई जाती है एग्रीकल्चर के थ्रू, उससे जो कॉटन का जो कपड़ा बनता है उस कपड़े को एक्सपोर्ट भी इंडिया से किया जाता है बहुत ही सालों से। दे आर एक्सपोर्टेड, और जो एक्सपोर्ट को बहुत सारी कंट्रीज में किया जाता है, जैसे कि यूएस, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज। द कॉटन मिल्स आर लोकेटेड, और इस तरह से जो कॉटन मिल्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु में। जूट से जो बनने वाली चीज़ें होती हैं वो सेकेंड मेजर इंडस्ट्रीज में काउंट होती हैं। उसके अलावा वुलन का क्लॉथ वुलन क्लॉथ्स का जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, ओके, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। द वुलन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया, और इसी तरह से जो वुलन का क्लॉथ है वो भी इंडिया से बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। इन द शुगर प्रोडक्शन, और शुगर की प्रोडक्शन में इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड में जो इंडिया का सेकेंड पोजीशन है। और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में शुगर केन उगाया जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में शुगर मिल्स भी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश एंड गुजरात ऑल्सो हैव शुगर मिल्स, और उसके अलावा आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी शुगर मिल्स मिलती है। सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड मतलब कि वो रिसोर्सेज, ओके, नेचुरल रिसोर्सेज, जो मिनरल्स हमारे यहाँ पर निकाले जाते हैं जमीन में से खोद करके, जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है। सच इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, जो कच्चा जो मिनरल्स हमारे यहाँ से खोद करके, डिगिंग करके जो निकाला जाता है, लाइक आयरन, स्टील, सीमेंट, केमिकल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एज वी नो दिस कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड स्मॉल कैपिटल। अब इनको जब ये वाली इंडस्ट्रीज जब हम चलाएंगे तो इसको स्मॉल कैपिटल, मतलब कि जो निवेश है या फिर जो इन्वेस्टमेंट हमको करना है वो हमको कम करना पड़ता है। एंड दिस कॉटेज इंडस्ट्रीज में तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर जो उनकी फैमिली में जितने भी मेम्बर होते हैं वही लोग मिल करके कुछ एक वर्क को चलाते हैं, तो दे आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज। एंड स्मॉल स्केल में भी जो कैपिटल है, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कम लगाना पड़ता है, और इसमें कुछ ही मेंबर्स को काम मिल पाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसमें तो फैमिली मेम्बर ही मिल करके चला पाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कुछ वर्कर की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन लार्ज स्केल में जितने वर्कर की जरूरत पड़ती है उतने ज़्यादा वर्कर की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड दे मेक द थिंग्स, वो कौन कौन सी चीज़ों को बनाते हैं, लाइक वो
जैसे कि कुछ चीज़ों को बना करके बेचना, जैसे कि बास्केट, स्मॉल टॉयज, बीडीज, सोप्स, रोप्स, एनवलप, पापड़, मेट्स, बड़ी, स्पाइसेस, अलग अलग तरह के मसाले बना करके बेचना। इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है उनको हम बोलते हैं कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या होता है कि जी इफ दे इन्वेस्ट लेस कैपिटल, अगर वो कम मात्रा में पैसा लगाते हैं तो उनका जो अर्निंग होती है वो भी कम मात्रा में ही होती है। और ये इनको कुछ वर्क होता है जब एग्रीकल्चर, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जब उनको एग्रीकल्चर के वक्त तो जब खेतों में काम होता है, ठीक है, तो उस समय तो वो खेतों में काम करते हैं, उसके बाद कुछ टाइम ऐसा उनके पास बच जाता है कि जब उनके पास खेतों में भी काम नहीं होता तो उस समय में वो क्या करेंगे रेस्ट ऑफ द टाइम, तो उस समय में वो लोग कुछ लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 5 ईयर्स प्लान, गवर्नमेंट के द्वारा जो 5 ईयर्स के प्लान और इकोनॉमिक स्थिति को डेवलप करने के लिए जो किया गया है उसके बारे में। तो अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार क्या होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी किसानों को, जो फार्मर्स होते हैं उनको दी जाती है। और ये योजना कब स्टार्ट हुई थी बैंक के थ्रू 1998-99 में, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। अ शॉर्ट टर्म लोन एट लीस्ट इंटरेस्ट रेट वॉज मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स थ्रू दिस कार्ड, उनको एक कार्ड दिया जाता था, उस कार्ड के थ्रू उनको जो भी लोन अगर वो बैंक से उठाते थे तो उस बैंक में उनको बहुत कम जो उसका इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज दर है वो उनको बहुत कम पे करनी पड़ती थी। बाई प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस फॉर क्रॉप्स, उसके अलावा जो किसान होते थे उनको इंश्योरेंस, क्रॉप्स इंश्योरेंस भी दिया जाता था कि अगर कुछ रिस्क होती है, अगर किसी नेचुरल कुछ फैक्टर ऐसा होता है जिसकी वजह से अगर उनकी जो फसल है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है तो उस इंश्योरेंस के थ्रू उनको फार्मर्स को जो पैसा होता था, जो जितना भी उन्होंने जो भी लागत लगाई है वो उनकी पूरी लागत को जो इन्वेस्टमेंट किया वो सब उनका रिकवर कर दिया जाता था। मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एज वी ऑल वांट टू डेवलप आर नेशनल इनकम, जो हमारी नेशनल इनकम है, जो हमारे देश की जो आर्थिक कंडीशन है उसको हम सब कोई जितने भी इंडियंस हैं सभी उनको सुधारना चाहते हैं, उसको डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो डेवलप नहीं हो पा रही है। तो उसमें एज वी नो कि एंशिएंट इंडिया वॉज रिच एंड डेवलप्ड, पूरी तरह से बहुत रिच कहा जाता है ना, इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा धनवान और समृद्ध था, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समृद्धि थी, नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे। तो इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, द इंडस्ट्रीज ऑफ पोट्री, मेटल, बिल्डिंग वर इन एडवांस्ड स्टेज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस में चल रही थी। तो इन द मेडिवल पीरियड इंडियन सिल्क वॉज इन सच अ हाई डिमांड that Roman people were ready to pay in gold equal to the weight of the Indian silk, हमारे यहाँ पर जो इंडियन सिल्क है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था और बहुत ज़्यादा फेमस था वर्ल्ड वाइड। तो कहा जाता है कि जो रोमन के जो लोग थे वो जितना यहाँ से मतलब कि सिल्क लेते थे उसके बराबरी में, उसके इक्वल में गोल्ड भी देने पसंद करते थे, मतलब इतना ज़्यादा सिल्क को पसंद किया जाता था। इन द ईस्ट इंडिया कंपनी और उसी समय में क्या होता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो आती है और यहाँ पर आकर के हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं उन सबको प्लंडर करके मतलब लूट काट के ले जाती है, यहाँ से लोगों को परेशान करके लो प्राइस में यहाँ का सारा मटेरियल जितना भी रॉ मटेरियल होता है सारा खरीद करके ले जाती है, उसी को हमारी ही कंट्री में ला करके उसको हाई प्राइस में फिर यहाँ पर आकर के सेल करते। तो इसकी वजह से धीरे धीरे जो हमारे इंडिया की इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो डाउन होती गई। वंस टू डेवलप और टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया बट देयर वी हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स, लेकिन जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अगर हम डेवलप करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उसको करने से पहले हमको कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे कंट्रीज की जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो राइज नहीं हो पा रही, मतलब कि और आगे डेवलप नहीं हो पा रही है, उठ नहीं पा रही है। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? फर्स्ट तो है पॉपुलेशन, एज वी नो वी आर इन द सेकेंड पोजिशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के एरिया में अगर हम देखें तो अभी
सेकेंड पोजीशन है हमारा। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज द मेजर प्रॉब्लम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस इशूज लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टिल वेक्सिंग। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे यहाँ पर जो बेरोजगारी है और जो गरीबी है, वो जो प्रॉब्लम है वो अभी भी है। इन 1951 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 1951 में जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है वो 36 करोड़ थी, जो कि अभी बढ़ करके 121.6 करोड़ 2011 में थी, और अभी तो 2020 चल रहा है, तो अभी 125 अबोव, उससे भी ज़्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ पर है। द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और इस पॉपुलेशन को बढ़ने की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग इलिटरेट मतलब कि अशिक्षित हैं, वो समझते नहीं किसी चीज़ को, और पॉवर्टी गरीबी, ये कुछ फैक्टर हैं, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और इन सब के अलावा एक और कारण है कि टू हैव अ मेल चाइल्ड, हर किसी की एक मन में एक ख्वाहिश होती है कि उनके एक बेटा हो, और वो बेटे की चाह में वो जो पॉपुलेशन है, कभी किसी के घर में बेटियां होती जाती हैं, और इस तरह से पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, दिन ब दिन पॉपुलेशन है वो तो इंक्रीज होती जाती है, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स आर नॉट पॉसिबल एट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, उस हिसाब से जो अनाज है वो नहीं बढ़ पा रहा है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया, क्योंकि जितनी भी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो उसमें से बहुत सारे लोग, मतलब कि मैक्सिमम 60% लोग तो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। एंड आर एग्रीकल्चर इज नॉट केपेबल ऑफ बेयरिंग द बर्डन ऑफ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया। तो जिस स्पीड से हमारे यहाँ की कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस स्पीड से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ पा रहा है। इस वजह से जो गरीबी है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आर एग्रीकल्चर ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर लैंड और फर्टाइल सोइल ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज डिक्रीजिंग। तो इस तरह से जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उनको रहने के लिए ज़मीन चाहिए, घर बनाने के लिए भी ज़मीन चाहिए, तो फिर फॉरेस्ट की कटाई होती जाती है, फॉरेस्ट घटते जा रहे हैं, फर्टाइल जो सोइल है वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा मात्रा में जो फूड प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और फूड प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। तो सम फैक्टर्स आर गिवन हियर। इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेट्स, जो पॉपुलेशन बढ़ती है उसकी वजह से रोड का भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ता है, बहुत कॉलोनीज का रहने के लिए, हॉस्पिटल्स का, पब्लिक वेलफेयर, लोगों की वेलफेयर के लिए हॉस्पिटल्स का, उतने ही ज़्यादा हमको स्कूल्स चाहिए होंगे, मतलब कि जो जितने भी बिल्डिंग्स हैं उन सबका बहुत ज़्यादा निर्माण होगा, और उनके निर्माण के लिए क्या होगा, जंगलों की कटाई होगी। अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर एयरपोर्ट, जितनी ज़्यादा मात्रा में लोग होंगे उतने ज़्यादा हमको बस चाहिएगी, एरोप्लेन चाहिए, तो उसके लिए फिर एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट भी होना चाहिए, बस के लिए बस स्टैंड भी होना चाहिए, तो उनका ज़्यादा नेटवर्क भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जो जितनी भी जो इनकम होती है, अगर ये सारी इनकम इन सबको बनाने में, एयरपोर्ट को बनाने में, या फिर जितने भी लोगों की सुविधाओं के लिए लगती जाएगी, तो वो इनकम दिन क्या होती जाती है, धीरे खपत होती जाती है, तो इसकी वजह से नेशनल इनकम है वो राइज नहीं कर पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड एंड सोइल इज यूज्ड फॉर, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में ये एरिया है वो घरों को बनाने में और कैनल्स वगैरह बनाने में लग जाता है। फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड कैटल अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज यूटिलाइज्ड। ड्यू टू द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एवरी ईयर लेक ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड सरफेस गेट्स वॉश्ड अवे बाय रेन्स एंड फ्लड्स। तो इस तरह से अगर जंगल भी कटते जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन भी होगा, बहुत सारे अगर जंगल होंगे उनकी वजह से ही तो जो मिट्टी होता है मिट्टी को पकड़ करके वो पेड़ रखते हैं, लेकिन अगर उसी मिट्टी का कटाव, वो जंगल ही नहीं रहेंगे, वो फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, तो मिट्टी का क्या होता जाएगा, वहाँ से कटाव होता जाएगा ना। सेकेंड प्रॉब्लम इज पॉवर्टी। पॉवर्टी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी कंट्री के लिए। रिक्वायरमेंट इंक्लूड मिनिमम नीड्स। पॉवर्टी में अगर किसी व्यक्ति को जो उसकी ज़रूरतों की जो पूरी नहीं कर पाता तो हम उसको गरीबी
बोलते हैं। जैसे कि वो अपना पहनने के लिए उसके पास कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए फूड नहीं है, हाउस नहीं है, एजुकेशन नहीं कर पा रहा है और अपनी हेल्थ का प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहा है। तो पॉवर्टी लीव्स, तो इस अगर ये सारी चीज़ों की कमी है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पर्सन है, जो इंसान है, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, उसकी लाइफ पर भी, उसके हेल्थ पर भी। द वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज एंड पॉवर्टी कंटिन्यूस, तो उसकी वजह से अगर उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी वो डिक्रीज होगी और इस तरह से फिर वो जब काम ही नहीं करेगा, अगर कुछ अर्निंग ही नहीं करेगा तो वो जो पॉवर्टी वो दिन ब दिन और क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। So this forms a vicious circle. It may be possible that few people in our neighborhood do not get 2 meals every day. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लोग खुद भी देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिलता है। उनके बच्चों को कुपोषण के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है और उनके पास प्रॉपर पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते हैं। दे हैव टू लेबर फॉर लाइवलीहुड, उनको अपने खुद का पेट भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। दे शुड कम टू स्कूल, जब और ऐसे बच्चों को भी उस समय काम करना पड़ता है जो उनकी उम्र होती है स्कूल जाने की, पढ़ने लिखने की होती है, लेकिन वो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए या फिर अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ भी मजदूरी का काम करने में लग जाते हैं। पॉवर्टी एंड लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, इसी लोगों को ही हम पॉवर्टी लाइन, जो PPL का एक कार्ड बनता है, तो उनके पास प्रॉपर चीज़ों का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन एंड ब्रिंग देम अबाउट द लाइन ऑफ पॉवर्टी, तो ये हमारी गवर्नमेंट और सोसाइटी की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो उन लोगों को पॉवर्टी लाइन से अबोव लाए, मतलब के ऊपर लाए। द गवर्नमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाइज पर्सन्स एंड फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन टू प्रोवाइड कार्ड्स एंड द सेकेंड इज टू प्रोवाइड देम हेल्प। तो इस तरह से गवर्नमेंट को उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो लोग की BPL में आते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन में आते हैं, और उसके बाद उनकी हेल्प करनी पड़ेगी या फिर उनके लिए डिफरेंट स्कीम्स लानी चाहिए और उनको हेल्प भी प्रोवाइड करवानी चाहिए और उनके लिए उसी के साथ साथ उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि वो अपने जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके और पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करके, मतलब कि BPL से ABP में अबव द पॉवर्टी लाइन आ सके। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी। तो पीपल वर्क इन वेरियस फील्ड टू अर्न देयर लाइवलीहुड टू फुलफिल देयर डेली एंड फ्यूचर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के फील्ड में वर्क करते हैं। अ पर्सन हु इज़ नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इज कॉल्ड एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, जिसको करने के लिए कुछ भी काम नहीं है उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, उसको हम बोलते हैं बेरोजगार। तो इन अदर वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन, अगर डेफिनेशन देखे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन क्या होगी, अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन मेंटली एंड फिजिकली फिट इज विलिंग टू वर्क फॉर इनकम बट इज अनेबल टू फाइंड इट। ओके, एक ऐसा व्यक्ति जो मेंटली और फिजिकली फिट है किसी वर्क को करने के लिए, लेकिन उसको कुछ भी काम नहीं मिल पा रहा है, इट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। The first cause of unemployment is in our country is the slow growth of our economy। एक तो हमारे यहाँ पर इतनी इकोनॉमिक जो सोर्सेस है, ओके, एम्प्लॉयमेंट पाने की जो सोर्सेस है वो बहुत कम है हमारे यहाँ पर। एंड द सेकेंड कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना। एज अ रिजल्ट, तो जितनी पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज भी होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए उतनी ज़्यादा, लेकिन नौकरियाँ लोगों को नहीं मिल पाती। और थर्ड प्रॉब्लम ये है कि जितने जो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, इवन द एजुकेटेड आर अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री, हमारे यहाँ पर जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको भी बेरोजगारी है। एंड द रीज़न लाइज इन देयर थिंकिंग, तो उनको जो एजुकेटेड हो चुके हैं वो कुछ भी वर्क करने में उनको हेजिटेट होते हैं, मतलब कि अगर उन्होंने अच्छी एजुकेशन हासिल की है तो चाहते हैं कि उनको जो वर्क है वो उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग मिले, फिर वो कुछ भी छोटा मोटा करने में हेजिटेट हिचकिचाते हैं। एम्प्लॉयमेंट, इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बिल 2005 में पास हुआ था। ओके, रिमेंबर इट, याद रखना 2005 में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बिल पास हुआ था। अंडर दिस बिल अ प्रोविजन हैज बीन मेड टू प्रोवाइड
to 1 adult person of every family। इस बिल के मतलब कि इस योजना में क्या होता है कि हर एक फैमिली का एक मेंबर जो कि एडल्ट है उसको 100 पूरे ईयर्स में, ओके, 365 डेज में से 100 डेज के लिए उसको कुछ भी रोजगार मिलेगा, और वो रोजगार गवर्नमेंट के थ्रू मतलब कि जो गवर्नमेंट की जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पर उनको मजदूरी का वर्क मिलेगा। प्राइस राइज, नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम इज प्राइस राइज। प्राइस राइज मतलब कि कीमतों का बढ़ना, जो दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एज द कंटिन्यूस एंड अनकंट्रोल्ड प्राइस राइज लीड्स द इकोनॉमी टू क्राइसिस एंड पुअर बिकम्स पुअर। तो जो कंटिन्यू और अनकंट्रोल जो महंगाई बढ़ती जा रही है उससे क्या होता है कि जो गरीब है वो किसी तरह से एक लेवल पर आता है और महंगाई बढ़ जाती है तो उसकी स्थिति वापस वहीं की वहीं हो जाती है। तो इस तरह से जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। समटाइम्स द ट्रेडर्स हु मेनली एम टू गेन मोर प्रॉफिट इंक्रीज प्राइस बाय इलीगल मेथड। और कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वह इलीगल तरीके से अपना खुद का मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए इलीगल तरीके से वह अपने मनमाने हिसाब से जो थिंग्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं। एंड इफ दिस आइटम्स आर इन फूड कैटेगरी इट क्रिएट्स ग्रेट प्रॉब्लम फॉर पुअर सेक्टर्स। और अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बिना अगर नहीं खरीदेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर वो फूड है, अगर वो खाने की चीज़ें हैं, अगर उनके ऊपर जो महंगाई बढ़ जाएगी तो उससे तो लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उससे लोगों को और ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जो मेन फूड खाना ही तो सबका सब कुछ होता है, लेकिन अगर उस खाने पे ही अगर कीमतें बढ़ जाएंगी तो वो उनकी पहुंच के दूर हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। द प्राइस राइज इंक्रीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो इस तरह से जो महंगाई बढ़ती जाती है तो जो ट्रेडर्स अपना मुनाफा कमाने के लिए भाव बढ़ा देते हैं, महंगाई बढ़ा देते हैं, उनको तो और ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, और जिनको गरीब है वो और ज़्यादा गरीब पे गरीब होते जाते हैं। नेक्स्ट इज करप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज करप्शन। करप्शन का मतलब होता है रिश्वतखोरी। मीन्स करप्शन टू गेट वंस वर्क डन पीपल पे कैश टू अ पर्सन और एनी एजेंसी, दिस इज कॉल्ड करप्शन। टू गेट वंस वर्क मतलब कि अगर किसी का वर्क करने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी से कैश में पैसा लेता है या फिर किसी एजेंसी से उसका वर्क करने के लिए जो कैश उससे पैसा लेता है या फिर कुछ चीज़ लेता है तो इट इज़ कॉल्ड करप्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं? करप्शन, भ्रष्टाचार कहते हैं। स्टीलिंग ऑफ, इसके अलावा जो करप्शन है वो किसमें काउंट होगा? स्टीलिंग ऑफ टैक्सेशन, टैक्स को चुराना मतलब कि टैक्स को नहीं भरना। यू रीड अबाउट द करप्शन इन द न्यूज़पेपर ऑन एंड ऑफन। हमेशा हम करप्शन के बारे में पढ़ते रहते हैं। बोथ द वन हु पेस एंड द वन हु, तो इसमें करप्शन में दोनों ही लोग इन्वॉल्व माने जाते हैं, मतलब कि दोनों ही लोग गिल्टी होते हैं। एक वो जो कि पे कर रहा है अपना वर्क करवाने के लिए, अगर किसी को पैसा दे रहा है वो भी, और वो जो पैसा ले रहा है वो भी, दोनों ही लोग गिल्टी होते हैं। टू चेक दिस करप्शन, इस करप्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट हैज मेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स, रेगुलेशन एंड कुछ लॉज भी बनाए। एक्सपेंसिव इलेक्शंस ऑल्सो आर द कॉज ऑफ करप्शन। तो इस तरह से रूल्स बनाए तो हैं, लेकिन फिर भी जब तक सिटीजन्स खुद ऑनेस्ट नहीं होंगे अपने वर्क के लिए तब तक इस करप्शन का कुछ भी नहीं हो सकता। तब तक इकोनॉमिक कंडीशन है वो हमारी कंट्री की ऐसी ही रहेगी। इवन जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में भी करप्शन होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पैसा होता है उसका खर्च किया जाता है। कभी उनके प्रचार प्रसार में, तो कभी लोगों को अपने पार्टी की तरफ खींचने में, तो कभी लोगों को लालच दे करके वोट लेने में। इस तरह से करप्शन करके जो देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बिगाड़ा जा रहा है। Now, beside the above issues, the increase in the population has led to the pressure on open land in cities. Sometimes historical buildings are used as office or public libraries. इस तरह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में, और इसी तरह से जो पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ी समस्या है कि पॉपुलेशन की जो ग्रोइंग होती जा रही है दिन ब दिन, उसकी वजह से। क्योंकि तो जो हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स है उनको भी लोगों के रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स है उनको अलग अलग डिफरेंट लाइब्रेरीज के लिए, डिफरेंट ऑफिसेस के रूप में उनको यूज किया जा रहा है। समटाइम्स दे आर यूज्ड टू डंप गुड्स, children use it as playground, and sometimes they are raised to the ground to make
न्यू कंस्ट्रक्शन। कुछ कुछ बिल्डिंग्स को जो हमारा हेरिटेज है, ओके, हमारा जो विरासत है वो बहुत कीमती होती है हमारी कंट्री के लिए, लेकिन उनको भी कभी कभी बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड बनाना है, तो कभी कुछ नया कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो इन हेरिटेज को भी गिरा, मतलब इन विरासतों को भी गिरा दिया जाता है। तो इस तरह से जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक्स जो कंडीशन है वो डेवलप्ड नहीं हो पा रही है। Okay students, I hope you got the chapter. Please read it again carefully and try to understand. And if you have any doubt, you can clear it in our online live class. Okay, see you again in the next class. Bye.